हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सपर्ट्स। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट में हमने पढ़ा है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका वेव फंक्शन क्या होता है, नोड्स क्या होते हैं एंड उन नोड्स की लोकेशन हम कैसे पता करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग की या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स की। देखिए, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे की जाती है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन एनी एटम, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे की जाती है, ये जानने से पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स पढ़ने होंगे। जैसे सबसे पहला कि जब एक एटम है, उस एटम में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। उन एनर्जी लेवल्स के अंदर, मतलब एनर्जी लेवल से मतलब ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल्स में कौन पहले भरेगा कौन बाद में भरेगा, ये वाली बातें करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑफ बॉ रूल, और यही होता है N+L रूल। ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in an atom in increasing order of energy, and this order is specified by N+L sum. Higher N+L sum indicates higher energy. Higher N+L sum indicates higher energy, ऐसा बोलता है ये। चलो, बढ़िया बात बोलता है। अब हायर N+L सम आ गया। इफ मान लो N+L सम बराबर है, इफ N+L सम इज सेम, देन हायर N वैल्यू indicates higher energy. हायर N वैल्यू इंडिकेट्स हायर एनर्जी, पर ये केवल कब लगाना है, जब N+L सम सेम हो। और ये जो पूरा का पूरा रूल है, ये पूरा का पूरा रूल मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ही है। ठीक है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ही है। यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो बाद में बात करेंगे। पहले एक पूरा एनर्जी ऑर्डर लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले आएगा 1s। हम लोग यहाँ पर एन सीरीज एन ऑर्डर के अंदर पूरा ऑर्बिटल्स लिख लेते हैं। ये 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा, फिर 3d आएगा, फिर 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 7s, 7p, 7d। तो यदि हम पूरे ऑर्बिटल्स लिख लें तो जो एनर्जी ऑर्डर आता है वो एनर्जी ऑर्डर कैसा आएगा, ज़रा समझिए। सबसे पहले आएगा 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 3d 5p 6s, एंड देन 4f 5p 6p, सॉरी ये 5d है। एंड देन आखिरी में आ जाएगा ये। तो ये एनर्जी ऑर्डर होता है। देखिए, ये जो डायगोनल लाइंस हम लोग बनाते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि है ना, इन सब का N+L सेम है। यहाँ पे किसी भी डायगोनल लाइन का N+L सेम है। ये 1N+L है, यहाँ पर 2N+L है,
यहाँ पे 3n+l है, यहाँ पे 4n+l है, यहाँ पे 5n+l है, यहाँ पे 6n+l है, यहाँ पे 7n+l है, यहाँ पे 8n+l है। ठीक है, तो अब सबसे पहले n+l 1s से ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी 2s की, 2s से ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी 2p की, इससे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी 3s की। अब देखिए इन दोनों के n+l सम बराबर है, इसका 2+1 है और इसका 3+0 है। फिर बात करते हैं 3s के बाद में आ जाएगा 3p और 3p के बाद में आ जाएगा 4s। अभी इन दोनों का n+l 4 है, पर क्योंकि इसका n छोटा है इसीलिए इसकी एनर्जी कम है। देन 4s के बाद आ जाएगा 3d, 3d के बाद आ जाएगा 4p, 4p के बाद आ जाएगा 5s, 5s के बाद आ जाएगा 4d, 4d के बाद आ जाएगा 5p, इसके बाद आ जाएगा 6s, 6s के बाद आ जाएगा 4f, 4f के बाद आ जाएगा 5d, 5d के बाद आ जाएगा 6p, 6p के बाद आ जाएगा 7s, 7s के बाद आ जाएगा 5f, 5f के बाद आ जाएगा 6d, 6d के बाद आ जाएगा 7p। यदि आप देखें तो यहाँ पर इन दोनों का n+l 4 है, यहाँ पे इन तीनों का n+l 5 है, यहाँ पे इन तीनों का n+l 7 इन तीनों का n+l 6 है, इसके बाद इन चारों का n+l 7 है और इनका n+l 8 है। पर इवन दो n+l इज सेम, पर इनकी एनर्जी कम क्यों है? क्योंकि इनका n छोटा है। ठीक है, तो n छोटा और n बड़ा सिर्फ यही मैटर कर रहा है, बाकी कुछ भी और चीज मैटर नहीं करती है। आई होप ये बात समझ में आई हो। तो ये एनर्जी ऑर्डर है और हमेशा इसी एनर्जी ऑर्डर के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। मैं सबसे पहले 1s में जाएंगे, फिर 2s में जाएंगे, 1s में जाएंगे, फिर 2s में जाएंगे, फिर 2p में जाएंगे, फिर 3s में जाएंगे, फिर 3p में जाएंगे, फिर 4s में जाएंगे एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर है? अब हम बात करते हैं यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन हुआ फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यदि यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, क्या है? यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एनर्जी ऑर्डर डिपेंड्स ऑन, एनर्जी ऑर्डर जो है वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंडेंट होता है, वो होता है n। मतलब यदि n बड़ा होगा तो ही एनर्जी चेंज होगी। मतलब सब 1s, फिर इससे ज्यादा एनर्जी 2s की, और 2s की एनर्जी 2p के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का n सेम है। फिर 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d, 4f, फिर 5s, 5p, 5d, 5f, फिर 6s, 6p, 6d, 6f, फिर 7s, 7p, 7d, 7f। बात समझ में आई? तो यदि यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो तो ऐसा ही होता है। अब यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन, हीलियम प्लस वो सब। ठीक है, तो उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्क क्या पड़ रहा है? वो तो 1s में ही रहेगा। ये बात समझ में आ गई? तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ये होता है और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए हमने पूरा ऑब्बा रूल पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आएगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या आएगा? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है? देखिए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। समझिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम एटम कैन नॉट हैव सेम सेट of all 4 quantum numbers
उनमें सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स हो ही नहीं सकते हैं। मतलब यदि आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो या तो उनके एन डिफरेंट होंगे, इफ एन सेम, यदि एन सेम हो गया तो एल डिफरेंट होगा, इफ एल ऑल्सो सेम देन एम डिफरेंट होगा, एंड इफ एम ऑल्सो सेम देन एस मस्ट बी डिफरेंट। बात समझ में आई? मतलब या तो एन डिफरेंट होगा, मान लो एन सेम हो गया तो एम डिफरेंट होगा, मान लो एन और एम दोनों सेम हो गए तो फिर एल डिफरेंट होगा। यदि मान लो सॉरी एन एल एम तीनों सेम हो गए तो स्पिन तो पक्का से डिफरेंट होगी फिर। तो ये कहता है, ठीक है, और स्पिन की दो ही वैल्यू हैं। अब इससे एक और चीज निकल के आती है कि एक ऑर्बिटल के अंदर हमेशा दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के रहेंगे। इसका क्या मतलब हो जाएगा? टू इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन। वो हमेशा अपोजिट स्पिन के ही रहेंगे, वो सेम स्पिन के हो ही नहीं सकते हैं। इसका ये भी मतलब हुआ। बात समझ में आई? तो ये है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए हमको क्या क्या समझ में आ गया। हमको आ गया ऑब्बो रूल। ऑब्बो रूल मतलब एनर्जी ऑर्डर आ गया। अब एनर्जी ऑर्डर आने के बाद जब इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन एक में भर देंगे क्या? हाँ भर देंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो भी हमारे पास आए वो सब शेल्स आए, फिर हम उसमें ऑर्बिटल्स में भरेंगे, भर के सीखेंगे, ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर जब हम एक ऑर्बिटल में भर रहे होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के ही भरने होंगे। ये इसका एक और इन्फ्रेंस होता है। इसके बाद अगला आता है हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है? ये कहता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, that means energy of that means orbitals of same subshell pairing occurs only after all orbitals gets singly occupied first। मतलब पहले सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, उसी के बाद पेयरिंग होगी, उससे पहले पेयरिंग नहीं हो सकती है। बात समझ में आ गई? जरा समझिए, हमने क्या कहा है कि हमारे पास में ये p ऑर्बिटल हैं, ये कोई p सब शेल है, लेट्स से 3p है, इनकी एनर्जी सेम है। सेम सब शेल के सेम सब शेल ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। तो अब इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। जब तक ये तीनों में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती है बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन। पहले इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के आएंगे, उसके बाद ही पेयरिंग होगी, उससे पहले पेयरिंग होने का चांस ही नहीं है। यह बोलता है हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखिए
ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मतलब मान लेते हैं 3p के अंदर बात करेंगे तो 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि इनकी तीनों की एनर्जी बराबर है। अभी अभी हमने बात की कि सेम सब शेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है, तो अभी भी है। 5d के अंदर 5 डीजेनरेट है, 7f या फिर लेट्स से 5f के अंदर 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। और यदि हम लोग यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए बात कर ले तो हम क्या जानते हैं, लेट्स से यदि सेकंड शेल के लिए बात करें तो सेकंड शेल में 2s है और 2p है, तो इसका एक ऑर्बिटल और 2 के 3 ऑर्बिटल, इन सब की एनर्जी सेम है। हमने फोर्थ शेल की बात की, यदि मान लो तो ये क्या होगा, 4s 4p 4d एंड 4f, 7 ऑर्बिटल। तो ये 1, ये 3, ये 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7, मतलब 16 ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी। डीजेनरेसी समझ में आई? कैसे फीलिंग होगी ये भी समझ में आ गया कि भाई हूर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है। हूर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है कि पेयरिंग तभी होगी जब सारे ऑर्बिटल एक बार सिंगली ऑक्यूपाई हो जाए। अब जरा इसको करके देखते हैं, कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसके अंदर तो क्या होगा 1s1, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा। भाई सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा कि नहीं भरेगा? क्यों भरेगा 1s में? क्योंकि ऐसा किसने कहा है, ऑफ बॉर्न ने कहा है कि सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल भरेगा। सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल क्या है, 1s है। हीलियम, ओ यार क्या कर रहे हो, हीलियम 2 1s2। अभी देखो 1s1 कैसा था, ऐसा था। 1s2 कैसा होगा, ये ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन भर गया तो सेम सबशेल के भर रहे हैं, मतलब इनका n सेम है, l सेम है, एक ही ऑर्बिटल है इसलिए m भी सेम है, तो फिर स्पिन पक्का से अलग होगी। मतलब यदि ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा। हीलियम के बाद आ जाएगा लिथियम 3 1s2 2s1। लिथियम के बाद आ जाएगा बेरिलियम 4 1s2 2s2। ये 1s है, ये 1s है, ये 1s है, ये 2s है, ये 1s है, ये 2s है। बात समझ में आ गई? 1s एंड 2s है। अब इसके बाद भरते हैं हम लोग बेरिलियम के बाद में बोरॉन 5 1s2 2s2 2p1। भाई सबसे पहले 1s भर गया, फिर 2s भर गया, अब 2p के अंदर पहले ये भर गया। इसके बाद बेरिलियम के बाद आता है कार्बन 6। अब कार्बन 6 का जरा समझिए, 1s2 2s2 2p 2p2, तो ये क्या हो गया 1s, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। 1s 2s एंड 2p। अभी देखिए इसमें क्या हुआ है, पहले सेम स्पिन के अंदर, मतलब यदि ऊपर वाली एरो वाला एक था तो दूसरा भी ऊपर वाली एरो वाला एक होगा। यहां पे पेयरिंग नहीं हो सकती थी, यहां अपोजिट स्पिन नहीं आ सकता था। समझ में आया? देखिए पेयरिंग के लिए भी हमारे पास टाइम है। क्यों टाइम है कि हम यदि नाइट्रोजन 7 भी देख लें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 ये हो गया 2p3। अभी भी पेयरिंग नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि पहले ये सिंगली ऑक्यूपाई होना था, अब ये सिंगली ऑक्यूपाई हो गया है, तो अब इसके बाद पेयरिंग हो पाएगी। ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4, मतलब ये हो गया 1s, ये हो गया 2s और फिर ये हो गया 2p4।
क्या ये बात समझ में आई? अब आप ऐसे किसी को भी भर सकते हैं। भाई आपने कहा कि चलिए यहाँ तक तो हो गया, ये तो आसान था। अब हम क्या करते हैं ना, एक थोड़ा सा बड़ा आइटम ले लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं सल्फर। सल्फर 16, ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। देखिए अब यहां पर ना एक और चीज चल रही है। वो क्या चीज चल रही है जरा समझिए, कि हमारे पास जो एस सब शेल है ना, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यही बात कर रहे हैं कि भाई एस में 2 आ गए, एस में 2 आ गए, पी में 2 आ गए, अभी 2p4 की नहीं है। 2p4 के बाद में यहाँ पे 2p6 है पहले, फिर है 3s2, फिर है 3p6। भाई ऐसे ही भरना था ना। यदि आपको ये पूरा एनर्जी ऑर्डर याद हो तो ये पूरा एनर्जी ऑर्डर क्या बोल रहा था कि भाई सबसे पहले 1s भरेगा, फिर 2s भरेगा, फिर 2p भरेगा, फिर 3s भरेगा, फिर 3p भरेगा, फिर 4s भरेगा। बात समझ में आई? तो ये आपके पास सल्फर भर जाएगा। आपने कहा कि चलो ठीक है हमको और आगे बात करनी है, तो हम आगे और बात कर लेते हैं। कौन सा आइटम ले? पोटेशियम ले लेते हैं। पोटेशियम क्या है? 19 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ये 3p6 नहीं है 3p4 है, सॉरी 3p6 एंड 4s1। देखिए प्लीज यहां पर ना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये 3p4 है, ये 3p6 नहीं है। 19, 2 2 4 10 12 18 और 1 19। क्या ये क्लियर है? तो आपके पास पोटेशियम 19 आ जाएगा, क्योंकि 3p के बाद क्या भरना था? 4s। यहां पे 3d नहीं भरना था। क्यों नहीं भरना था? कि ऑफ बॉम्ब में 3d की एनर्जी 4s के बाद आती है। यदि मैं यहीं पर स्कैंडियम भरना चाहूं, स्कैंडियम 21 है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 2 2 4 2 2 4 6 10 12 18 20 और 1 बच गया, तो ये जाएगा अब 3d1 में। समझ में आ गया? लेट्स से मैं जिंक 30 भरना चाहूं, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। कैसे? 2 2 4 10 12 18 20 और 10 30। और अब 3d के बाद क्या भरता है? 4p भरता है। तो यदि हम लोग 4p वाला ले लें कोई, जैसे 4p वाला क्या हो जाएगा? क्रिप्टन 36। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जी क्यों है? क्योंकि देखिए एस में 2 ही भर सकते हैं, पी में 6 ही भर सकते हैं, डी में 10 भर सकते हैं, एफ में 14 भर सकते हैं। और ये कैसा होगा? यदि इसके बनाए तो 3d के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे तो कैसे भरेंगे? देखिए बाकी तो अपन ने बना लिया है। ये 3d के 5 हैं, तो 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 और ये 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्रिप्टन तक। और अब आपको ऐसे ही पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आने चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ही आपका काम चलेगा। अब है ना, देखिए यहां तक तो हो गया है। अब हम 2 स्पेसिफिक एलिमेंट पकड़ते हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और डिस्कशन करते हैं। जिसमें सबसे पहला एलिमेंट जो हमको पढ़ना है ऐसा, वो है क्रोमियम 24। और एक हमको पढ़ना है ऐसा ही कॉपर 29। ये 2 हमको पढ़ने हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट के अंदर। देखिए क्रोमियम के साथ क्या हो जाए? 24 है। 24 का मतलब क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये होना चाहिए था। और ये एक्सपेक्टेड था, पर ऐसा होता नहीं है। होता कैसा है? ऑब्जर्व्ड क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 की जगह पर यहां हो जाता है 4s1 और ये हो जाता है 3d5।
इलेक्ट्रॉन आगे भाग जाता है। और क्योंकि अब यहां पे इलेक्ट्रॉन आगे भाग गया तो बेसिकली ये ऑफ-बोर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं इस चीज को, हम लोग इस चीज को लिखते हैं एक्सेप्शन ऑफ ऑफ-बोर रूल। हम बोलते हैं ये ऑफ-बोर रूल का एक्सेप्शन है। बात समझ में आई? तो ये इलेक्ट्रॉन आगे भाग जाता है। और ऐसा क्यों होता है जरा समझिए। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग इनिशियल एक्सपेक्टेड बनाते हैं सिनारियो, तो एक्सपेक्टेड सिनारियो हम केवल आखिरी के दो उठाते हैं। तो एक्सपेक्टेड सिनारियो क्या था, ये था 4s और ये था 3d। अब क्या होता है ना, ये एक्सपेक्टेड सिनारियो में होता क्या है, यहां पर है ना ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से पोजीशंस एक्सचेंज कर सकते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन can exchange position among themselves। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये अपनी पोजीशन आगे पीछे आगे आगे चेंज कर सकते हैं और इसी दौरान वो एनर्जी एमिट करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस इट एमिट्स एनर्जी कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। तो इस दौरान ये एक्सचेंज एनर्जी एमिट करते हैं। पर जैसे हम ऑब्जर्व्ड सिनारियो लिख लेते हैं, तो ऑब्जर्व्ड सिनारियो में क्या होता है, ये 4s हो गया और ये 3d हो गया। तो यहां पे ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहां पे सिंस मोर एक्सचेंजेस, देखिए यदि यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो एक्सचेंजेस भी ज्यादा ही होंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन 5 है तो एक्सचेंज ज्यादा होंगे। देयरफॉर मोर एक्सचेंज एनर्जी विच कॉजेस इलेक्ट्रॉन टू एक्साइट। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन आगे भाग जाता है। और इसी कारण से हमको आगे ये बोलना पड़ता है कि हाफ फिल्ड, देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इस चीज को हम? हाफ फिल्ड। क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस are more stable than others, more stable than others। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पे एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी। देखिए हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जैसे D5 के अंदर अपन बात कर लेते हैं तो ये है। तो यहां पे टोटल एक्सचेंजेस 10 है। और यदि हम फुल्ली फिल्ड की बात कर लें, एक दो तीन चार पांच 6 7 8 9 10, तो 10 एक्सचेंज तो ये येलो वाले करेंगे और 10 एक्सचेंज व्हाइट वाले करेंगे। भाई ये टोटल यहां कितने एक्सचेंज होंगे? यहां पे एक्सचेंज होंगे 20। देखिए कैसे, 1 2 3 4 येलो वाले कर रहे हैं, केवल 4 एक्सचेंज ही होंगे। 1 2 3 3 ही होंगे, 7 हो गए। इसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं, एक एक्सचेंज ये दोनों करेंगे, ये 9 हो गए और एक एक्सचेंज ये दोनों कर लेंगे, एक एक्सचेंज ये दोनों कर लेंगे। टोटल कितने एक्सचेंज हुए? 10। सिर्फ येलो वाले पड़े हैं। और वैसे 10 एक्सचेंज कौन करेंगे? व्हाइट वाले करेंगे। तो यहां पर मैक्सिमम एक्सचेंज होते हैं, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और ये हम आगे बहुत बार पढ़ने वाले हैं कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ देयर हाई एक्सचेंज एनर्जी।
एंड एनसीईआरटी ये भी बोलती है कि सिंस हाफ फिल्ड and fully filled electronic configurations are symmetrical, therefore they are stable. कॉपर समझ में आया? तो कॉपर में क्या हुआ, ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन हो रही थी इसीलिए स्टेबल हुआ, और इलेक्ट्रॉन जो था वो आगे एक्साइट हो गया। अब यदि यही चीज हम कॉपर के लिए पढ़े, कॉपर होता है 29, तो इसका एक्सपेक्टेड क्या होना था जरा समझिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 4s2 3d9 होना था, ये 29 हो गया। पर ऑब्जर्व्ड क्या हुआ, ऑब्जर्व्ड ये हुआ ही नहीं। ऑब्जर्व क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आगे भाग गया, तो ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p6, ये हो गया 3s2, ये हो गया 3p6, ये हो गया 4s1 और ये हो गया 3d10। सेम चीज इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। और क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे d10 हो रहा था, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसीलिए यह भी एक एक्सेप्शन हुआ ऑफ बॉ का, और ये ऑफ बॉस रूल। बात समझ में आई? तो आप यहां पर यह भी देख सकते हो कि भाई रूल हमेशा फॉलो भी नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शन हो जाए बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स, जैसे कि यहां पे था स्टेबिलिटी। बात समझ में आई? तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अब ऐसे और भी एक्सेप्शंस होते हैं, देयर आर अदर्स एक्सेप्शंस ऑफ बॉ। ठीक है, कुछ और भी होते हैं, उसके लिए आप खुद एनसीईआरटी पढ़िए, किताब पढ़िए, ढूंढिए, एंड आपको जब मिल जाए तो आप कमेंट्स में बताइए कि भाई कौन कौन से एक्सेप्शंस आपको मिल गए, हम जवाब देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। अब हमारी आपसे ये इच्छा है कि आप ये पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करें, इसके नोट्स बनाएं, इसके नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, तो पढ़ें। ठीक है, और हम अब वापस मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।